आप तमाम लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में द रियल डेस्टिनेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस लॉकडाउन की स्थिति में 10th वालों का खास करके बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। तो ऐसे में जहाँ तक आप लोग को बेनिफिट पहुँच पाए, ताकि आप कोरोना के इस चपेट से कम प्रभावित तो हैं कोरोना के प्रभाव से, लेकिन फिर भी आपका स्टडी में किसी प्रकार कोई प्रभाव ना आए, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो उसी सीरीज़ में मेरा यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए, खास करके मैथमेटिक्स वालों के लिए, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर। और आज हम लोग इसी से रिलेटेड बात करेंगे। एक्चुअली रियल नंबर मैं यहाँ रियल नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं वो रिलेटेड टर्म्स समझाने का प्रयास करूँगा जिसको आपको अभी ज़रूरत है फ़िलहाल क्लास 10th में, क्योंकि इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। क्योंकि रियल नंबर पे एक बुक है रियल एनालिसिस, और बात करें तो शायद बहुत सारी क्लासें निकल जाएंगी। तो रियल नंबर की बात करें तो ये जनरली जो बना हुआ है आपका वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर को एक साथ जब मिला दिया तो एक परिवार बना रियल नंबर। ठीक है, पहले हम बचपन में पढ़ते थे कि भाई नंबर को बांटा नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। अब एक बात बोल दिया कि भैया छोड़ दीजिए उतना टेंशन, आप भाई उतनी टेंशन छोड़ दो, सिर्फ एक ही टेंशन याद रखना है कि रियल नंबर के दो ही पार्ट, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो भाई अगर रियल नंबर का दो पार्ट तो फिर नंबर का कितना पार्ट? ठीक है भाई, तो नंबर को भी बांट दिया, नंबर को बांटा तो एक हो गया रियल और दूसरा पार्ट वही इमेजनरी वाली। तो यानी कि ये जो नंबर हो गया ये आपका हो गया रियल नंबर एक, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है ये एक्चुअली पढ़ना है क्लास 11th में। फिलहाल जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रियल नंबर, वो क्लास 10th में। तो मान लें कि आपके दादाजी के दादाजी ये हुए नंबर, मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी नंबर, और दादाजी से आए रियल नंबर, दादाजी के दो दो लड़के, एक रियल नंबर दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर ये रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल नंबर रेशनल नंबर। बाद में फिर इसमें रेशनल नंबर में और सारी बातें आ जाएंगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें फिर इस रेशनल नंबर में आ जाएंगी। और एक ऐसा भी आएगा जो बिना जो रूट वाले होंगे, फिर उसके बाद डेसिमल, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर के बारे में, फिर वो सब सारी चीज़ें आ जाएंगी रेशनल नंबर में। खैर उन सभी चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा जिक्र न करें, मेनली जो हमें यहाँ भी क्लास 10th में पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है यूक्लिड्स का डिवीज़न, यूक्लिड्स का डिवीज़न, डिवीज़न लेमा पढ़ना है आपको। ठीक है, और दूसरा चीज़ है आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कई लोगों को तो ये चीज़ क्लियर भी नहीं हो पाता है, रियल नंबर पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि भैया लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और उसका यूज हम क्या करते हैं, अन्य स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज़ जब करते हैं तो वो हमारा उस समय क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा कि भाई आपने लीनियर पेयर एक्जिम पढ़ा था, जैसे एक्जिम और थ्योरम, कि भाई एक्जिम प्रूफ था और उसको आपने यूज़ किया थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक वही वाली बात, ये लेमा क्या है भाई, प्रूफ है पहले से, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, फिर अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या हो गया, एल्गोरिथम हो जाएगा। चूँकि यूक्लिड साहब ने इसे दिया था, और यूक्लिड साहब ग्रीक के थे, और उन्होंने वो ग्रीक के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। जितने भी एल्गोरिथम दिए गए हैं उनमें से यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम वो भी एक बहुत पुराना एल्गोरिथम है। जितने भी एल्गोरिथम पुराने एल्गोरिथम है उन सभी में से यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम का एक बड़ा स्थान है, ये भी बहुत पुराना एल्गोरिथम है, और इसको यूक्लिड्स साहब ने दिया था। इसके बारे में उन्होंने जिक्र की थी अपने बुक एलिमेंट में उन्होंने एल्गोरिथम के विषय में बातें कही थी। हालांकि उनका थोड़ा सा एलिमेंट जो बुक है उनका, उनके द्वारा लिखी गई एलिमेंट बुक है, उसमें बातें अलग थी। उन्होंने उसमें ऐसे लाइन का यूज करके दिखलाया था कि भाई मान लो ये कोई नंबर है, फिर इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका अगला आधा हो जाएगा, फिर इसका अगला आधा, और इस प्रकार से छोटा होता चला जाएगा। तो ये यूक्लिड साहब की बात थी, वो उनके बुक में थी। फिलहाल हम लोग जो यहाँ चले तो यह क्या है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या है, यह एक प्रकार का प्रूवन स्टेटमेंट, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट ही है। एक प्रकार का क्या, यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है। कैसे है? जैसे मान ली कि आपको कोई नंबर दिया गया है 2, और आपको 8 को डिवाइड करना है 2 से। आपने क्या करना है, 2 4 8, डिवीजन तो आता ही होगी।
चलिए भाई 9 को भी डिवाइड करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्लास 10th में आप डिवीजन पढ़ा रहे, बिल्कुल भाई डिवीजन ही है, ये डिवीजन ही है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ का हेर फेर है और कुछ नहीं है। होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, 100% ये बातें आपको समझ में आएंगी। 2 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरे साथ एक क्या कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है भाई, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में एक बार रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया और दूसरी बार रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है भाई, रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ठीक है भाई, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तब भाई कन्फ्यूजन है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तब भाई रिमाइंडर जो यहाँ आया वो कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरह की बातें होंगी उसके साथ, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर डिस्कस करने से पहले हम फिलहाल ये इस बात पे चलें कि ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं इसमें ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाता है आपका क्यूसेंट, ये आपका हो जाता है डिविडेंड, डिविडेंड यानी जो डिवाइड होने वाला है, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं वो क्या हो गया आपका डिविडेंड, और जो बेचारा डिवाइड कर रहा है उसका नाम हो गया डिवीजर। डिवीजर, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6-8 वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं 10th में, बिल्कुल वही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, चीज़ें वही हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि 8 इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे भाई, 2 × 4 + 0। 9 इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे भाई, 2 × 4 + 1। अब इसको ज़रा सा याद कीजिए, आप इसको कैसे लिखते थे, तो आप वहाँ पे एक फार्मूला यूज करते थे। कौन सा फार्मूला आप यूज करते थे भाई, उस समय आप यूज करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट और प्लस क्या लिखते थे, रिमाइंडर। याद आ रहा है ना, हाँ अब सबको याद आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, इससे पहले आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। आपने बचपन में ये पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस क्या लिखा था, रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ इसका इससे क्या संबंध है भाई, अरे इसका ही संबंध इससे है भाई, वही चीज़ें हैं। वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई ऐसा क्यों लिख दिया, यहाँ पूछने वाले हैं, लोग बैठे हैं पूछने के लिए। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था भाई, डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड कौन सा हुआ, जिसको डिवाइड करने वाले हैं, डिवीजर कौन सा हुआ, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्यूसेंट कौन सा भाई आया, जिसको डिवाइड किया, और जिससे डिवाइड किया उसके बाद जो आया, जितना टाइम से वो डिवाइड हुआ वो क्यूसेंट हो गया, और फिर जो लास्ट में रेस्ट बच गया माइनस करने के बाद वो क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब जरा सा इसको हम एक फार्मूला के रूप में समझे कि मान लें कि आपके पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है। आपके पास एक नंबर क्या है, ए, और दूसरा नंबर क्या है, बी है। और मान लें कि आपने बी को क्या कर दिया भैया, ए से डिवाइड कर दिया। अभी पढ़ाया आपको कि जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, हमें नाम नहीं मालूम है तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, क्यों मान लेते हैं कि क्यूसेंट आ गया। और यहाँ जो भी है उससे मतलब नहीं है, और यहाँ लास्ट में कुछ ना कुछ तो बचेगा भाई, चाहे 0 ही बचे या 0 के अलावा कुछ भी बचे, लेकिन कुछ तो कुछ बचेगा। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ रिमाइंडर आ गया, चलो ठीक है। अब इस फार्मूला पर इसको बिठा दीजिए, वहाँ तक करते थे यहाँ पे ये वाली बच्चे वाली चीज़ें तो बहुत हल्का लग रहा था, अब भी हल्का ही है, भारी कहाँ से। इसको आप बिठा दें, ये डिविडेंड है तो b इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू a³ + r। ठीक है भाई, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड कर देते हैं कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अब आप मन में सोच रहे कि सर ये कौन सा लफड़ा आप लगा दिए, कितना अच्छा था, छोटा ही इतना सा था, कितना अच्छा लग रहा था, और आप इसको लंबा कर दिए, फिर ये चीज़ इंक्लूड कर दिए। भाई कोई परेशानी की बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, विश्वास रखें। एक्चुअली इसमें क्या है भाई, 3 पार्ट। पहले पार्ट क्या है कि r का वैल्यू 0 है, देख रहे हैं ये इक्वल टू वाली साइन, ये वाला, इसका मतलब r का वैल्यू 0 है। r का वैल्यू 0 है मतलब ये वाली चीज़ें पूरी पूरी कट जा रही हैं। और बाकी जो 2 कंडीशन है वो इसके लिए कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो भाई पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ठीक है भाई, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो दूसरी बात है क्या है कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या कि रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा आएगा, यानी कि r का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं आ सकता है। और तीसरा चीज़ क्या हुआ भाई, r का वैल्यू b से क्या है, छोटा है। b मतलब जिससे डिवाइड कर रहा है, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ अगर a से डिवाइड कर रहे हैं तो a से छोटा होगा, अगर b से डिवाइड कर रहे हैं तो b से छोटा होगा।
सॉरी, यहाँ मुझे ए लिखना चाहिए, यहाँ लेस देन ए होना चाहिए। आप लोग भी सुधार लें, ये मिस्टेक से एक की जगह बी लिखा गया था, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है कि यहाँ क्या होना चाहिए भाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे इस आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है। नहीं, ये भी बेचारा बड़ा आती है कि इसके सामने कोई ज़्यादा पैसा वाला नहीं भाई, इससे कम, यानी कि इससे छोटा हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हुई, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए। अब सवाल उठता है कि इक्लिप्स का डिवीजन लेमा क्या हुआ। ठीक है, सोच रहे हैं कि सर पूरी दुनिया घुमा के फिर वहीं पे ले जाके घुमा रहे हैं कि इक्लिप्स का डिवीजन लेमा क्या हुआ। अरे भाई, तो इक्लिप्स का डिवीजन लेमा बताता हूँ भाई, बताता हूँ। इक्लिप्स का डिवीजन लेमा जो हुआ आपका, वो इक्लिप्स का डिवीजन लेमा यही तो हुआ। ये अभी आपने लिखा ना यहाँ बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, आपने लिखा ना बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए। क्यों? क्योंकि आप ए से डिवाइड कर रहे हो। अगर बी से डिवाइड करते तो यहाँ बी हो जाता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी यही चीज़ें आपका क्या हो गया, इक्लिप्स का डिवीजन लेमा हो गया। ठीक है, लेमा क्या था याद करो, मैंने अभी बताया था कि यह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और एल्गोरिथम क्या होता है, वैसे स्टेप्स होते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ लिख लें कि यह क्या है कि प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी कि प्रूवन मतलब पहले से प्रूव्ड है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी ये प्रूव्ड है। हालांकि इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इंडक्शन के मेथड से। अब आप सोचेंगे इंडक्शन क्या है भाई, वो इंडक्शन कंडक्शन वाली बात नहीं, वो इंडक्शन चूल्हे की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियाँ अक्सर यही सोचती हैं, लड़के लोग समझदार होते हैं। तो इंडक्शन मतलब वो नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैथमेटिक्स में पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन हायर क्लासेज में, तो अभी उसकी बात ना करेंगे। यहाँ क्या है, लेमा, लेमा का मतलब क्या हो गया भाई, प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कि जो प्रूव है। ठीक है, और फिर तब एल्गोरिथम क्या हुआ भाई, जब ये चीज़ हुआ तो भाई यूक्लिड्स का, अभी हम बात कर रहे हैं यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम क्या हुआ, ये एल्गोरिथम क्या हुआ। तो एक्चुअली यह एक प्रकार का मेथड है, यह क्या है, मेथड है, या कहें कि यह स्टेप्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, तो प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये जो इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज़ किया जाता है एचसीएफ को निकालने के लिए, जीसीडी को निकालने के लिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, या फिर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और आपको जान के खुशी होगा कि कंप्यूटर वगैरह में सिक्योरिटी वगैरह के सेंस में भी इसी चीज़ का यूज होता है, इसको डिकोड करने के सेंस में। तो खैर उतना डिटेल्स में ना चलें। तो एक्चुअली क्या है कि यह जो इक्लिप्स का डिवीजन एल्गोरिथम है, यह क्या है, मेथड है, यह क्या है, स्टेप्स है और कुछ नहीं। यह स्टेप्स हैं और यह क्या है, रूल है। जैसे आप थ्योरम, ज्योमेट्री में आप थ्योरम को प्रूव करते हो, या अलजेब्रा में ही सोच लो आप, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लिखते हो ना, फिर उस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आप यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो इसका यूज करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है। ठीक है,